आज बाजार का मूड थोड़ा सा वोलेटाइल है और वोलेटाइल इसलिए है क्योंकि आज है वीकली एक्सपायरी। 18,000 के सपोर्ट को हालांकि निफ्टी होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। 18,013 का निचला स्तर है, वहां से 50 अंकों पर 18,063 पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। निफ्टी बैंक में करीब 125 अंकों के आसपास की नरमी है। और आज हम देख रहे हैं कि एफएमसीजी शेयर जहां पर लगातार प्रेशर था, वहां से थोड़ी बाइंग लौटी है और बाजार में वो एक चमकदार सेक्टर हम देख रहे हैं। ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर, आईटीसी, नेस्ले, ये 4 शेयर निफ्टी के टॉप 4 गेनर्स की लिस्ट में आज शामिल हैं। लेकिन दूसरी ओर फाइनेंशियल्स में मूड थोड़ा सा खराब हो रहा है। बजाज फाइनेंस के जो Q3 के जो अपडेट्स आए हैं और वहां पर AUM ग्रोथ को लेकर यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट को लेकर थोड़ी सी दिक्कतें दिख रही हैं। ग्रोथ सुस्त हो रही है और उसकी बाजार को चिंता खाई जा रही है। करीब 7% नीचे है शेयर। और बजाज फिनसर्व जो कि होल्डिंग कंपनी है, वहां पर हम देख रहे हैं कि 5.5% के आसपास की गिरावट है। तो ये तरह बाजार का मूड। हालांकि ब्रॉडर मार्केट से संकेत अभी भी फेवर में है। ऑलमोस्ट हम ये कह सकते हैं कि बराबरी का मामला है क्योंकि 1021 शेयर हैं इस वक्त हरे निशान में और उसके मुकाबले 960 शेयर हैं लाल निशान में। तो बाजार का मूड समझेंगे और कहीं ना कहीं जो ग्लोबल चिंताएं बाजार के लिए हावी हो रही हैं, रिसेशन की बातें हो रही हैं। हम देख रहे हैं कि ब्रेंट क्रूड में भी $78 के आसपास के भाव आ गए हैं। तमाम मेटल्स में नरमी है। तो ये भी समझेंगे कि संकेत किस तरह से निकल के आ रहे हैं और आपकी जो भी शेयरों पर सवाल है उसको भी शो में हम करेंगे शामिल। और आज हमारा रोज की तरफ फोन नंबर है 9167329108। इस पर आप फोन करके, SMS करके या फिर व्हाट्सएप के जरिए अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। और सोशल मीडिया पर अगर आप इंडियन स्वदेश को देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर हैंडल पर जाकर भी इजीली अपने सवाल हमसे शेयर कर सकते हैं। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर और थोड़ी देर में SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज के क्षितिज गांधी भी जुड़ जाएंगे। अविनाश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका एटीनो स्वदेश पर। आज हम अविनाश जी देख रहे हैं थोड़े दायरे वाला ट्रेड आज भी है और ये दायरा बाजार के लिए काम कर रहा है, टूट नहीं रहा है। 18,000 से लेकर 18,200 वाला जो रेंज है उसमें काफी टाइम से फंसा हुआ है। इस बीच थोड़े से ग्लोबल टेंशन से अविनाश जी कहीं ना कहीं रिसेशन वाली बातें हो रही हैं। US फेड के जो मिनट्स है उससे भी ये संकेत साफ हो गए कि जब तक वहां पर इन्फ्लेशन कूल डाउन नहीं होता है, रेट कट्स नहीं होंगे, उसको आप भूल जाइए। तो ये सब चीजें हैं। मेटल क्रैश हो रहे हैं, क्रूड में हमने थोड़ी सी गिरावट देखी है। आप किस तरह से देख रहे हैं पूरे सिनेरियो को और यहाँ से बाजार में आप सलाह क्या देंगे? गुड मॉर्निंग अभिषेक। देखिए, पहली बात तो कल जो FOMC के मिनट्स आ गए हैं, इन्होंने क्लियरली कहा है कि इंटरेस्ट रेट हाइक का जो साइकिल है वो जारी रहेगा क्योंकि अभी भी इन्फ्लेशन कंफर्ट लेवल तक आया नहीं है। आज शाम को जॉब का डेटा आने वाला है तो वो भी एक बड़ा संकेत रहेगा ओवरऑल US मार्केट्स के लिए। मेरे ख्याल से यूरोप में जिस प्रकार के कठिनाइयां अभी दिख रही है, रिसेशन काफी स्ट्रांगली लग रहा है वहां पे आने की उम्मीद है। तो यहाँ पे लग रहा है कि डेफिनेटली इसी कारण से मार्केट्स थोड़ा बहुत अनसर्टन एरिया में है। रही बात फ्लोज की बात करें तो हमने देखा है कि लगातार FIs बिकवाली कर रहे हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन तो खरीद रहे हैं। तो ये भी एक फैक्टर है जो मार्केट्स को ऊपरी लेवल पे जाने के लिए दिक्कत खड़ी कर रहा है। 18,250 और 18,300 का जो लेवल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। मुझे लग रहा है कि 18,000 का लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर ये मार्केट मेंटेन करता है इन द नियर टर्म तो मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में हम ये कह सकते हैं कि मार्केट कंसोलिडेट होगा। रही बात ओवरऑल ट्रेंड की तो शॉर्ट टर्म में मार्केट वोलेटाइल रहेगा, ऊपरी लेवल पे मार्केट को जाने के लिए थोड़ी सी दिक्कत रहेगी। बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी आप जरूर देखोगे क्योंकि 9 तारीख से तो TCS के नंबर्स आएंगे, बाद में तिमाही थर्ड क्वार्टर रिजल्ट भी शुरू होगा। तो मेरे ख्याल से आई थिंक इन्वेस्टर्स को स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी पे फोकस करना चाहिए क्योंकि अभी कमेंट्री आएगी, आउटलुक आएगा, तो ये सारी बातें मार्केट्स बहुत इंपॉर्टेंटली ऑब्जर्व करेगा। तो डेफिनेटली इन द नियर टर्म मार्केट्स थोड़ा सा एक इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा नरम रहेंगे, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मौके ब्रॉडर मार्केट में आपको काफी मिलने की पॉसिबिलिटी है। बिल्कुल, तो स्टॉक स्पेसिफिक मौके काफी मिलेंगे। इंडेक्स में शायद इतना मौका ना मिले लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी रहेगा क्योंकि अब तीसरी तिमाही के नतीजे भी आना शुरू हो जाएंगे। तो उसके चलते यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति आप बनाकर चल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आपके सवालों को भी शामिल करते हैं। हमारे साथ अहमदाबाद से प्रदीप जुड़ चुके हैं फोन लाइन के जरिए। प्रदीप जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। नमस्कार नमस्कार। मेरा सवाल है कि 2610 पर मेरे पास रिलायंस के 200 क्वांटिटी मैंने बाय किया हुआ है। ये आपने कितने समय के लिए लिया हुआ है प्रदीप जी? 1 मंथ के लिए। ठीक है, तो
ट्रेडिंग का नजरिया है इनका, शॉर्ट टर्म के लिए ही इन्होंने रिलायंस लिया हुआ है। हालांकि अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी रखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, शेयर अच्छा है, समय दे सकते हैं इसको। बट क्योंकि 1 महीने का ही समय है इनके पास, क्षितिज आपसे राय जानना चाहेंगे। गुड मॉर्निंग, इटीना स्वदेश को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहले तो रिलायंस या इस स्टॉक में इनका ट्रेडिंग का नजरिया है और 1 महीने का ही समय दे सकते हैं। हालांकि इस स्टॉक में इनको हल्का नुकसान हो रहा है इस वक्त, 2610 पर इन्होंने खरीदारी की हुई थी स्टॉक में। अभी क्या करना चाहिए रिलायंस में, लेवल्स क्या देख रहे हैं आप? जी वेरी गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग रिलायंस की बात करें तो चार्ट कुछ खास पॉजिटिव फिलहाल नहीं निकल के आ रहे हैं। स्टॉक काफी टाइम से एक रेंज में दायरे में घूमता दिखाई दे रहा है। डाउनसाइड की बात करें तो स्टॉक बार बार 2500 के लगभग सपोर्ट लेता है, ऊपरी स्तरों में 2600 के लगभग एक बार सेलिंग आ जाती है। देखिए चार्ट इतने ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। मैं इनको सलाह देना चाहूंगा क्योंकि इन्होंने ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से लिया है और 2610 के आसपास लिया है। फिलहाल स्टॉक अपने अहम सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, 2520 2500 के जोन में काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो इनको सलाह रहेगी कि 2495 का एक स्ट्रिप स्टॉप लॉस फॉलो करें ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से, बिकॉज मुझे लगता है जो पिछली बार सपोर्ट स्टॉक ने बिल्डअप किया था 2495 के नीचे एक बार फिसलेगा तो वहां पे सेलिंग प्रेशर थोड़ा बढ़ता दिखाई देगा। तो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से 2495 का एक स्टॉप लॉस हो जाऊंगा मैं। 95 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ रिलायंस के शेयर में बने रहने की सलाह है। पंजाब से वरुण हमारे साथ हैं। वरुण नमस्कार, कौन सा शेयर है आपके पास? जी गुड मॉर्निंग सर। मेरे पास एनएमडीसी के 4000 शेयर है, 102 रुपए 85 पैसे। 102 रुपए 85 पैसे पर प्रति शेयर तकरीबन 20 रुपए के आसपास का फायदा हो रहा है वरुण को। अविनाश जी, एनएमडीसी पर आपसे राय चाहेंगे। हालांकि देखिए ऊपरी स्तर से अगर देखेंगे तो ये शेयर 1.25 तक गया था, वहां से तकरीबन 50-55 रुपए नीचे है, लेकिन नीचे से जोड़ेंगे तो 25-30 रुपए ऊपर है। हालांकि हम देख रहे हैं कि ये मेटल की जो मांग है उसको लेकर कहीं ना कहीं चीन से जो खबरें आ रही हैं उस पर कितना यकीन करें भगवान जाने। लेकिन हाल फिलहाल थोड़ी सी हमने टेंशन देखी है, प्रॉफिट टेकिंग भी देखी ऊपरी स्तरों से मेटल में, और ये सुझाया जा रहा था कि इन्वेस्टमेंट की बजाय मेटल्स ट्रेडिंग के लिए ठीक है। एनएमडीसी पर आपका क्या व्यू होगा, और खासतौर से हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो? देखिए अभिषेक, मुझे लग रहा है कि एनएमडीसी आयरन ओर का मेजर प्लेयर है और चाइना अगर मेटल मार्केट में एंटर करती है तो इसमें कोई डाउट नहीं कि आयरन ओर की कीमतें भी बढ़ेंगी। इनफैक्ट आयरन ओर की कीमतें बढ़ती है तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट एनएमडीसी पे आता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक में एक अच्छी बढ़त इन्वेस्टर ने देखी है। 102 रुपए वाला इनका कॉस्ट का जो एनएमडीसी है वो 122-23 में इनको मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से देखिए ये कहना मुश्किल है कि चाइना कब मार्केट में एंटर करेगा, लेकिन अगर ये चाहे तो कम से कम 25-30% ये मुनाफा वसूल कर सकते हैं, क्योंकि आपने सही कहा कि मेटल काउंटर ज्यादातर ट्रेडिंग के लिए ही अभी उपयुक्त है। लॉन्ग टर्म का व्यू लेने के लिए मुझे लग रहा है कम से कम 1 या 2 महीने का एक क्लियर ट्रेंड देखना पड़ेगा। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि एनएमडीसी में 50% अगर ये होल्ड करते हैं, 50% बुक करते हैं तो इनके लिए मुनाफा भी मिलेगा, प्लस आगे आने वाले दिनों में अगर मेटल मार्केट सुधरता है तो इनको डेफिनेटली आगे की चाल भी पकड़ने को मिलेगी। तो ये राय रहेगी, पार्टली प्रॉफिट बुक करें और पार्टली पोजीशन होल्ड करें। ओके ठीक है, तो पार्टली प्रॉफिट बुक कर सकते हैं आप एनएमडीसी में, ये राय आपको दे दी गई है, और उसके बाद होल्ड भी कर सकते हैं स्टॉक को। आगे बढ़ते हैं, व्हाट्सएप के जरिए हमें सवाल आया है संतोष जी का। इनका सवाल है आईआरसीटीसी पर 50 शेयर्स इन्होंने 785 के भाव पर लिया हुआ है। हाल ही में हमने देखा 1 महीने पहले की बात, आईआरसीटीसी फोकस में भी था, कंपनी का ओएफएस भी आया था, और उसके बाद से हम देख रहे हैं इनका जो खरीद है वो काफी हाई लेवल्स पर दिखाई दे रही है। 785 पर इन्होंने लिया है, तब से स्टॉक में गिरावट ही है और इस वक्त देखिए 634 के पास स्टॉक कारोबार कर रहा है। क्षितिज, आपकी क्या राय होगी आईआरसीटीसी में? नुकसान इनको झेलना पड़ रहा है इस वक्त, इनके लेवल्स कब तक दिखेंगे? व्यू क्या बन रहा है आपका स्टॉक पर? जी बिल्कुल, देखिए आईआरसीटीसी की बात करें तो काफी ज्यादा ऊपरी स्तरों पे ले लिया, 780 785 के भाव के आसपास है और अभी स्टॉक फिलहाल 635 के लगभग ट्रेड कर रहा है। देखिए चार्ट स्ट्रक्चर फिलहाल यहाँ पे कुछ ज्यादा डाउनसाइड की तो उम्मीद यहाँ पे नहीं करूंगा मैं, बिकॉज ऑलरेडी स्टॉक काफी ज्यादा फिसल चुका है ऊपरी स्तरों से और अभी स्टॉक अपने अहम लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देख पा रहा हूँ चार्ट के ऊपर 620 630 के जोन में। तो मेरी सलाह रहेगी कि देखिए 785 के भाव आने में तो काफी समय लग जाएगा, आपको थोड़ा पेशेंस दिखाना पड़ेगा स्टॉक के साथ। ओवरऑल सेटअप जो नेगेटिव था, मुझे लगता है नेगेटिविटी अभी स्टॉक के अंदर खत्म हो गई है, स्टॉक ने अच्छा बेस बिल्डअप कर लिया है। तो आपको सलाह दूंगा जब तक स्टॉक 600 रुपए के ऊपर होल्ड ऑन कर रहा है आप स्टॉक के अंदर बने रह सकते हैं। आने वाले समय में स्टॉक में एक टेक्निकल बाउंस देखने को मिलेगा 670 से 680 के जोन में, वहां पे स्टॉक को एक बार रिव्यू करिएगा। लेकिन आपके भाव आने में थोड़ा सा समय लगेगा, हो सकता है आपको 2 से 4 महीने भी लग जाए स्टॉक के साथ 780 790 के भाव देखने में। फिलहाल सलाह रहेगी 600 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक के अंदर बने रहिए।
ठीक है, 600 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आईआरसीटीसी के शेयर में बने रहने की सलाह है। पिछले साल सभी के सभी रेलवे शेयर चले आईआरसीटीसी को छोड़कर। हालांकि निचले स्तरों से बाइंग आई थी, लेकिन अगर हम पूरे साल में जोड़ेंगे तो करीब 25% नीचे रहा ये शेयर। कानपुर से सचिन हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। सचिन नमस्कार, कौन सा शेयर है आपके पास? नमस्कार सर। सर मेरे पास महाराष्ट्र सीमलेस है जी। 820 के रेट का। 820 के रेट का कब के होल्डिंग? हाँ, मतलब स्प्लिट होने से पहले गया। अभी तो वो स्प्लिट हो गया, अभी 400 समथिंग का रेट है। मतलब 410 का मेरा एवरेज पड़ा, अभी 300 समथिंग है उसका रेट। ठीक है, 400 के आसपास की आपकी एवरेज प्राइस है। ये स्प्लिट के पहले का है, तो आपके पास एक के बदले 2 शेयर आ गए, तो अब उस हिसाब से जोड़ेंगे तो फिर भी आपके भाव से थोड़ा सा नीचे ही है ये शेयर। महाराष्ट्र सीमलेस आपसे जाना चाहेंगे अविनाश जी। हालांकि अगर हम वैल्यूएशन के हिसाब से देखेंगे तो शेयर ये ठीक ही कहेंगे इसको, लेकिन अब इसके बिजनेस में आपको कितना दम दिख रहा है और क्या इसमें निवेशित रहना ठीक होगा? इनफैक्ट अभिषेक, मुझे लग रहा है कि देखिए महाराष्ट्र सीमलेस एक काफी वेल एस्टेब्लिश्ड प्लेयर है सीमलेस पाइप्स में, जो ऑयल एंड गैस सेक्टर को केटर करती है, और इनका प्लांट काफी पुराना है, काफी पुराने प्लेयर इस मार्केट में है। तो मैं समझता हूँ कि इनका कैपिटल कॉस्ट भी बहुत कम है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी ऑर्डर बुक काफी अट्रैक्टिव लेवल पे है, और मुझे लग रहा है कि अगले 1.5-2 साल में अच्छी खासी अपसाइड बिजनेस में आने की उम्मीद रहेगी। मेरे ख्याल से अगर नजरिया 12 से 18 महीने का है तो ही इसमें निवेशित रहिए, क्योंकि काफी समय के बाद अभी स्टील के जो कीमतें हैं वो थोड़े से मॉडरेटली नीचे आ गए, तो रॉ मटेरियल कॉस्ट में इनको डेफिनेटली थोड़ी सी मदद मिलेगी। बट ओवरऑल ऑर्डर बुक जिस प्रकार से बढ़ी है, इसका बेनिफिट कंपनी को जरूर मिलेगा, बट टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखे, क्योंकि शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि स्टॉक एक छोटे दायरे में चले, बट 12 to 18 मंथ में ये होल्ड करते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड इससे काफी अच्छा मिल सकता है। ठीक है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा मिल सकता है आने वाले समय के लिए। ये राय आपको महाराष्ट्र सीमलेस और अन्य शेयरों पर दे दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब ट्विटर पर सवाल आया है पुणे से। विनायक जी का सवाल है इनका, संवर्धना मदरसन का शेयर है इनके पास, 202 शेयर इन्होंने 99 के लेवल्स पर लिए हुए हैं इस स्टॉक को, और इस वक्त इनको भी नुकसान ही हो रहा है। नुकसान 5000 के आसपास का है, लेकिन पिछले काफी समय से हम देख रहे हैं स्टॉक इसी रेंज के आसपास ही कारोबार कर रहा है। इन्होंने भी गिरावट में एंट्री लेने की कोशिश की, इस उम्मीद में कि स्टॉक यहाँ से चलेगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, और स्टॉक में लगातार हम देख रहे हैं एक दबाव ही देखने को मिल रहा है पिछले काफी समय से। क्षितिज, क्या व्यू बन रहा है आपका इस स्टॉक पर? जी बिल्कुल, देखिए ये स्टॉक की अगर हम लोग चार्ट पैटर्न की बात करें तो आपने बिल्कुल सही यहाँ पे सही पॉइंट आउट किया। स्टॉक में काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला बीते कई हफ्तों में, लेकिन अल्टीमेटली स्टॉक ने एक अच्छी रिकवरी भी देखी है। डाउन साइड में स्टॉक ने एक अच्छा सपोर्ट बिल्डअप कर लिया 65-67 के जोन में। तो मुझे यहाँ पे चार्ट की तरफ से जो इंडिकेशन मिल रहे हैं वो ये है कि डाउन साइड तो स्टॉक में मुझे फिलहाल लिमिटेड दिखाई दे रही है। स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 75-74 के जोन में। मुझे लगता है स्टॉक जब तक 65 से 67 के जोन में अपसाइड डाउन साइड को होल्ड करता है, यहाँ पे टेक्निकल बाउंस स्टॉक में आने वाले सेशंस में दिखा रहेगा। देखिए एक फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, टेक्निकली थोड़ा सा ऊपरी स्तरों पे जरूर ले लिया, बट मुझे लगता है आने वाले सेशन में स्टॉक 82 से 84 की तरफ जल्दी मूव कर सकता है। तो मेरी सलाह रहेगी कि 65 के स्टॉप लॉस से स्टॉक के अंदर बने रहे। ऊपरी स्तरों पे 82 पहला टारगेट रहेगा, उसके बाद 86 की तरफ स्टॉक धीरे धीरे मूव कर जाएगा, तो स्टॉक के अंदर बने रहने की सलाह रहेगी। ठीक है, संवर्धन मदरसन शेयर में बने रहने की सलाह है। अविनाश जी, एक फंडामेंटल आपसे चेक चाहेंगे। संवर्धन मदरसन चर्चा बहुत होती है, लेकिन पिछले साल काफी निराश किया शेयर ने। 75 रुपए के आसपास का फिलहाल इसमें भाव है। क्या इस साल इसमें किसी को अगर पैसे लगाने हो तो आप सलाह देंगे क्या सही भाव पर शेयर है अभी? देखिए मुझे लग रहा है कि संवर्धना मदरसन का जो बिजनेस है वो डोमेस्टिक मार्केट में तो है ही, लेकिन इनका बड़ा एक्सपोजर यूरोप में भी है। इनके काफी सब्सिडरीज यूरोप में काम करते हैं, तो हो सकता है कि इस साल दैट इज FY23 के लिए थोड़े से चैलेंजेस कंपनी को फेस करने पड़े। आने वाले साल में होपफुली यूरोप में अगर कोई रिकवरी आती है या पॉजिटिव टेलविंड्स आते हैं तो ही आपको एक अच्छा बाउंस बैक यहाँ पे देखने को मिलेगा। हालांकि देखिए डोमेस्टिक मार्केट में इनके सारे बड़े कस्टमर है, बट एक्सपोर्ट मार्केट के लिए डेफिनेटली चिंता है। तो जिनका ऑलरेडी पोजीशन है वो होल्ड करे, बट फ्रेश खरीदारी मैं कहूंगा कि आप कम से कम दिसंबर या मार्च के क्वार्टर का इंतजार करें, क्योंकि डेफिनेटली नंबर्स जो यूरोप के आएंगे वो थोड़े से कमजोर आने की उम्मीद है। तो होल्ड करें, फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा सा समय रुकना शायद ठीक रहेगा। ठीक है, फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा सा इंतजार आप कर लें संवर्धन मदरसन में। आगे बढ़ेंगे, ठाणे से नवीन हमारे साथ है फोन लाइन पर। नवीन नमस्कार, कौन सा शेयर है आपके पास? नमस्कार, नवीन बोरीचा बोल रहा हूँ ठाणे से। जी सर, मेरे पास फ्यूचर कंज्यूमर के शेयर है
₹18 बाइंग प्राइस है और क्वांटिटी 5000 है। फ्यूचर ये कंज्यूमर, मेरा कब तक ये प्राइस आ सकता है? और फ्यूचर कंज्यूमर आपके पास है या फ्यूचर रिटेल है आपके पास? नया बाइंग, हाँ जी, नवीन आपके पास फ्यूचर रिटेल है कंज्यूमर? फ्यूचर कंज्यूमर। फ्यूचर कंज्यूमर, हाँ ठीक है। जी। फ्यूचर रिटेल का भाव तो ₹3 है, लेकिन फ्यूचर कंज्यूमर का जो भाव है वो है ₹1.5 के आसपास। अविनाश जी, रेजोल्यूशन वाली ये कंपनियां हैं फ्यूचर ग्रुप की, भविष्य कुछ दिख नहीं रहा है। उम्मीद अभी भी है कुछ लोगों को कि क्या पता शायद एक जो संभावना होती है करिश्मे वाली, उसकी उम्मीद में लोग शेयर को होल्ड करके बैठते हैं। 5000 की क्वांटिटी भी है, ₹18 के भाव पर है, और कहीं ना कहीं सोच यही रही होगी कि अब तो ₹18 का हो गया है, अब क्या गिरेगा देख लेते हैं। और ये शेयर देखिए ₹1.5 का हो गया अभी। पहले तो आप ये बताइए कि इसका भविष्य क्या है, इस कंपनी का क्या करना चाहिए जिसके पास है? क्या वो निकल जाए, बेच दें, भूल जाए, नुकसान सह लें? और ऐसे लोगों को भी गाइड कीजिए जो भाव देख के कई बार कंपनियों में कूद जाते हैं, शेयर खरीद लेते हैं और फिर ट्रैप हो जाते हैं। देखिए अभिषेक, मुझे लग रहा है कि फ्यूचर कंज्यूमर एक ऐसी कंपनी है जो कर्ज में बहुत ज्यादा डूबी है, और इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि ओवरऑल लीवरेज बैलेंस शीट पे इतना ज्यादा हो गया था कि इनके लिए अभी इस डेट ट्रैप से निकलना बहुत मुश्किल वाली बात लग रही है। इन्होंने ₹18 में शेयर लिया है, अभी शेयर का भाव करीबन 3-3.5 रुपया है। तो मुझे लग रहा है कि देखिए ऐसे शेयर में कोई बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज आना और इनकी कॉस्ट इन्वेस्टमेंट प्राइस निकल जाना बहुत मुश्किल वाली बात लग रही है, क्योंकि ओवरऑल अभी सभी को पता है कि फ्यूचर ग्रुप अपने एसेट्स बेचने के बारे में सोच रही है, कहीं से भी अपना कर्जा कम करने के लिए वो एसेट स्ट्रिपिंग का उपयोग कर रही है। तो ये एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा मेरे ख्याल से। देखिए अगर होपफुली ये कोई बड़ा ग्रुप या कोई बड़ा इन्वेस्टर इसमें एक्विजिशन या टेक ओवर भी करता है तो निवेशकों को यहाँ से कुछ ज्यादा मिलेगा ऐसी उम्मीद नहीं है। तो मेरे ख्याल से इसमें से निकल जाइए, लॉस बुक कर लीजिए और कोई दूसरे विकल्प में आप पैसा डालिए। दूसरे जो सेक्टर्स है, कंपनीज है जहाँ पे मुझे लग रहा है अच्छा पैसा बनेगा, उसमें प्राइवेट बैंकिंग है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, कैपिटल गुड्स है। तो ये जो सेक्टर्स और सेगमेंट्स है वहां पे हो सकता है इन्वेस्टर अपना थोड़ा सा पैसा रिकवर कर ले। लेकिन ऐसी कंपनीज में मेरी एक ही राय रहेगी कि प्राइस देख के आप निवेश मत करिए। इस कंपनी का लिवरेज, इस कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, ये सारी बातें आपको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक जमाने में ये बहुत अच्छी कंपनी हुआ करती थी, लेकिन अभी कर्जा ज्यादा होने के कारण इस कंपनी में अभी कोई भी बड़ी अपॉर्चुनिटी या बड़ा कोई ग्रोथ प्रोस्पेक्ट लग नहीं रहा है। तो सजेशन इज एग्जिट द काउंटर एंड गेट इनटू समथिंग बेटर, ताकि आपका रिस्क रिवॉर्ड फ्यूचर में अच्छी कंपनी से एग्जिट करने की सलाह है फ्यूचर कंज्यूमर के शेयर से या फिर फ्यूचर रिटेल के शेयर से। फ्यूचर कंज्यूमर हम देख रहे हैं कि अभी भी करीब करीब 300 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप है। अविनाश जी, ये बताइए कि अगर मान लीजिए इसका रेजोल्यूशन हो भी जाता है, कोई कंपनी ले भी लेती है, कंपनी के पास एसेट्स क्या है, अभी जो बिजनेस जो बचा है वो किस तरह का है, इस पे थोड़ी सी आप जानकारी दे पाएंगे? मुझे लग रहा है कि फ्यूचर कंज्यूमर में अच्छे ब्रांड्स हैं। इनके पास नॉट ओनली ये जो रिटेल माल का बिजनेस है, लेकिन इनके पास काफी फूड प्रोडक्ट्स के, स्नैक आइटम के ब्रांड्स इन्होंने खरीदे। तो ये सारे ब्रांड्स अभी भी फ्यूचर कंज्यूमर में मौजूद है। सबसे बड़ी बात, अगर मान लीजिए कोई नया इन्वेस्टर इसमें आता है, नई कंपनी लेती है, तो डेफिनेटली इसमें थोड़ी सी एक होप की रैली बढ़ेगी। बट उसके बाद जो पुराने शेयर होल्डर्स है उनको फिर भी काफी लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जिस बिजनेस में कर्जा ज्यादा है, कैश फ्लो नेगेटिव है, ऐसे बिजनेसेस को टर्न अराउंड करने में काफी समय लगता है। तो वैल्यू तो है, बट एट दिस लेवल रिस्क भी उतना ही ज्यादा है, क्योंकि अगर कोई डील बनती नहीं है, अगर कोई निवेशक इन्वेस्टर या कोई बड़ी कंपनी इनको टेक ओवर नहीं करता है, तो आने वाले दिनों में अगले 2-3 क्वार्टर्स में तो लॉसेस और भी बढ़ेंगे, और उसके बाद तो मेरे ख्याल से शेयर की प्राइस और भी कम होने की संभावना है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा सा रिस्की बेट होगा जो लोग इसमें खरीदना चाहते हैं, क्योंकि ओवरऑल बैलेंस शीट पूरी तरह से खराब हो चुकी है और कैश फ्लो नहीं है, तो कंपनी कभी भी मेरे ख्याल से अपने ऑपरेशंस बंद भी कर सकती है। ठीक है, फ्यूचर कंज्यूमर को लेकर ये भी तो कंज्यूमर शेयरों की बात हो रही है, लेकिन आज बाजार में अगर कोई सेक्टर चल रहा है तो वो है कंज्यूमर स्पेस ही। ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर, आईटीसी, नेस्ले, ये है निफ्टी के टॉप गेनर्स। 3% के आसपास से तेजी है ब्रिटानिया में। अभी Q3 के बिजनेस अपडेट्स आए हैं गोदरेज कंज्यूमर के, यानी कि GCPL के। उन्होंने कहा है कि जो Q3 में जो वॉल्यूम ग्रोथ रहेगा वो लो सिंगल डिजिट में रहेगा। लो सिंगल डिजिट मतलब कि आप उम्मीद ये कर सकते हैं कि 3 से 5% वाली कैटेगरी में इसका वॉल्यूम ग्रोथ आ सकता है। लेकिन जो सेल्स ग्रोथ इन्होंने बताया है वो डबल डिजिट में, यानी कि
10% से ऊपर रहने की इन्होंने उम्मीद जताई है। वैसे हम देख रहे हैं कि ये तमाम आज कंज्यूमर शेयरों में तेजी है। गोदरेज कंज्यूमर, अविनाश जी आपका क्या व्यू होगा? और हम देख रहे हैं कि एफएमसीजी में जो फिर से एक्शन लौट रहा है, थोड़े से म्यूटेड परफॉर्मेंस थे पिछले हफ्ते 2 हफ्ते के दौरान, आज अच्छी रौनक है, वहां पर कहीं नजर है आपकी? नहीं, बिल्कुल। देखिए अभिषेक जी, मुझे लग रहा है कि ये जो लो सिंगल डिजिट ग्रोथ का इन्होंने एस्टिमेट दिया है, वो मेरे ख्याल से काफी दूसरे एफएमसीजी कंपनीज भी दे रहे हैं। जैसे कि लीवर ने भी अपना बिजनेस कमेंट्री में कहा है कि इस बार जो वॉल्यूम ग्रोथ होगा वो लो सिंगल डिजिट में होगा, लेकिन टॉप लाइन ग्रोथ विल बी इन डबल डिजिट। तो उसका मतलब प्राइसेस के हिसाब से इनको अच्छे रियलाइजेशंस मिले। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की बात करें तो मुझे लग रहा है कि देखिए एक क्वार्टर का नंबर देख के कोई अनुमान लगाना ये कंपनी के लिए ठीक नहीं रहेगा, बट अगर लंबी अवधि के लिए बात करें तो मुझे लग रहा है कि गोदरेज कंज्यूमर काफी वेल पोजीशनड है। अगले साल होपफुली रूरल डिमांड पिकअप होती है और कंजम्पशन का जो आइटम है वो पॉसिबली एक प्री इलेक्शन ईयर में हम देखते हैं कि ज्यादा ऑफटेक होता है, तो FY24 डेफिनेटली अच्छा रहेगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी कमजोरी अगर आती है तो मैं तो उसको खरीदने की राय दूंगा। थोड़ा सा 6 to 12 मंथ्स का टाइम फ्रेम कोई रखता है तो अच्छी खासी बाउंस बैक और अच्छी खासी रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मिलने की अपेक्षा रहेगी। ठीक है, तो ये राय आपको GCPL में दे दी गई है। अभी कुछ ही देर पहले कंपनी के तीसरी तिमाही के अपडेट भी आया है, जिसमें कि कंपनी की बिक्री बढ़कर अब डबल डिजिट में आ चुकी है। स्टॉक अब 2% ऊपर कारोबार कर रहा है। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं अहमदाबाद से, सुरेश जी। सुरेश जी नमस्कार, पूछिए आपका सवाल। मैडम, मेरे पास सुबेक्स लिमिटेड के हैं 4700 शेयर्स। Being an investor myself for the last 8 years, what I have realized is people don't. कितना समय दे सकते हैं आप सुरेश जी इसको? मैडम, मैंने 1 साल से ले रखा है, अभी 1 साल और रखना है तो अभी मुझे कोई इश्यू नहीं आएगा। नुकसान भी काफी हो रहा है आपको। हालांकि अभी स्टॉक में 2.5% की तेजी आई है, देखना होगा किस वजह से आई है। कुछ न्यूज बेस्ड एक्शन है। ये एक टेलीकॉम एंसिलरी कंपनी है और इसमें हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा नीचे आ चुका है। 1 साल से इन्होंने भी होल्ड किया हुआ है, कुछ फायदा मिला नहीं और स्टॉक में हम देख रहे हैं कि पिछले 1 साल में करीब 34% की गिरावट भी आई। हालांकि बीच में कुछ हाल आया था लेकिन वो टिका नहीं और वापस से स्टॉक अब 34 के लेवल के पास दिखाई दे रहा है। क्या व्यू बन रहा है आपका क्षितिज सुबेक्स में? आज वैसे 2% ऊपर है, कोई उछाल अगर दिख रहा है इनको निकल जाने की राय देंगे या फिर और तेजी के लिए रुके रहे हैं स्टॉक में, क्योंकि पिछले 1 साल से होल्ड कर रहे हैं और इनके लेवल्स तो अभी तक इनको मिले नहीं है। अभी क्या करें शेयर पर? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे अगर सुबेक्स की बात करें तो 2021 में स्टॉक लगभग 70-75 रुपए के लगभग यहाँ ट्रेड होता था और वहां से काफी ज्यादा स्टॉक फिसला है। डाउनसाइड की बात करें तो स्टॉक ने इनफैक्ट 18 रुपए के लेवल भी यहाँ पे टेस्ट करते दिखाई दिया है। हालांकि वहां से रिकवरी तो आई है स्टॉक में और अभी करंट लेवल की अगर हम लोग बात करें शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे, स्टॉक ने एक सपोर्ट बिल्डअप कर लिया है, एक अच्छा बेस बिल्डअप कर लिया है और आज स्टॉक अपने सभी बड़े मूविंग एवरेजेस के ऊपर निकलता दिखाई दे रहा है, विच एक्चुअली पॉइंट्स टुवर्ड अ फर्दर अपसाइड इनटू द प्राइसेस। तो यहाँ से थोड़ी सी और तेजी की मैं यहाँ पे आशा करूंगा स्टॉक में देखने को मिल सकती है। डाउनसाइड की बात करें तो स्टॉक जब तक 30 रुपए के ऊपर होल्ड कर रहा है, मुझे लगता है यहाँ पे एक टेक्निकल बाउंस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है 35 के आसपास, तो 30 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे स्टॉक में बने रहने की सलाह रहेगी। अपसाइड की बात करें तो स्टॉक में जो इमीडिएट लेवल्स देखने को मिल सकते हैं वो है स्टॉक में 44 से 46 के लेवल्स। एक बार स्टॉक उन लेवल्स के आसपास आपको बाउंस में मिलता है तो वहां पे एक बार मैं आपको सलाह दूंगा कि रिव्यू कर लीजिएगा स्टॉक को, बिकॉज बहुत बड़ी अपसाइड तो फिलहाल नहीं दिख रही है। ये टेक्निकल बाउंस की मैं बात कर रहा हूँ, तो 30 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक पे बने रहे। अपसाइड मुझे लगता है 46 तक स्टॉक यहाँ पे मूव कर सकता है। राइट, तो नुकसान तो काफी हो रहा है आपको इस स्टॉक में। बने रहिए, स्टॉप लॉस लगा लीजिए और ऊपर की तरफ 45-46 के लेवल्स दिख सकते हैं, चार्ट्स पे वो दिखाई दे रहा है। तो जब वो लेवल्स आते हैं तो या फिर रिव्यू कर लीजिए या फिर निकल जाने की राय आपको दी जा रही है स्टॉक से। देखिए एक सीमित रेंज वाला ही कारोबार है, 18,000 के स्तर को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है निफ्टी। 12-13 अंकों के आसपास की मामूली गिरावट है। निफ्टी बैंक है अब 200 अंक नीचे, थोड़ा वोलेटिलिटी वहां पे अमूमन ऐसी होती भी है और हम देख भी रहे हैं। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व निफ्टी में सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयर है, 5 से 7% के आसपास की गिरावट यहाँ पर हम देख रहे हैं। कंज्यूमर वाले जो शेयर है वहां पर आज जरूर थोड़ी सी बाइंग हो रही है। चलिए अगले दर्शक को जोड़ेंगे। गुलशन अरोड़ा का सवाल है व्हाट्सएप के जरिए, इनके पास है ग्लैंड फार्मा के 100 शेयर 1700 रुपए के भाव के
आसपास। ग्लैंड फार्मा 1780 की खरीद है अविनाश जी, और 1584 यानी कि प्रति शेयर इनको 200 रुपए का नुकसान हो रहा है। पिछले महीने खबरों में भी कंपनी काफी रही, हालांकि काफी टाइम से इसका मूड खराब ही है, और हम ऊपरी स्तरों से अगर देखेंगे 4000 रुपए से ऊपर के प्राइसेस थे, अब 1500 का शेयर रह गया है। कैसा भविष्य दिख रहा है इसका आपको? अभिषेक जी, मुझे लग रहा है कि इस स्टॉक से थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, क्योंकि पहले तो इनका प्रमोटर चाइनीज है। दूसरी बात, नंबर्स पिछले 2 क्वार्टर से बहुत ही खराब आ चुके हैं। इनफैक्ट स्टॉक में एक थोड़ी सी तेजी इसलिए आई थी क्योंकि ऐसे रिपोर्ट्स आए थे कि कंपनी के जो मेन प्रमोटर्स है वो अपना स्टेक बेच के कोई इंडियन कंपनी को बेचने की बातें चल रही है। तो उस समय स्टॉक थोड़ा सा चल तो चुका था, लेकिन इसके बाद इस रिपोर्ट को कंपनी ने कैंसिल कर दिया। उन्होंने बोला ऐसी कोई डेवलपमेंट नहीं है। मुझे लग रहा है कि कम से कम 1-2 क्वार्टर्स के लिए स्टॉक थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करेगा, क्योंकि अभी भी ओवरऑल ग्लोबल एपीआई मार्केट में प्राइसेस जो है वो वीक चल रहे हैं, और कहीं ना कहीं कंपनी का जो प्रेशर है, मार्जिन प्रेशर है, वो शायद आपको दिसंबर और मार्च के क्वार्टर में देखने को मिलेगा। तो शॉर्ट टर्म नजरिया अगर इन्वेस्टर का है तो मेरे ख्याल से कोई बड़ी अपसाइड की उम्मीद ना करे, लेकिन हाँ, अगर थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू ले तो मैं समझता हूँ कि होपफुली नेक्स्ट ईयर, दैट इज 24 में, मार्च अप्रैल के बाद एपीआई के प्राइसेस थोड़े से ग्लोबली स्टेबलाइज होते हैं, तो इस कंपनी को जरूर फायदा होना चाहिए। और हाल ही में इन्होंने जो शेयर पे जो प्राइस पे खरीदा है, इनका नुकसान करीबन 150-200 रुपए है। तो ये थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं, कम से कम 6 to 12 मंथ्स का टाइम फ्रेम रख के यहाँ पे होल्ड करें। हालांकि इसका जो पॉजिटिव है वो आपको अगले साल ही प्ले आउट होने को लगेगा। अगले 1-2 क्वार्टर्स काफी चैलेंजिंग हो सकते हैं। ठीक है, ग्लैंड फार्मा को लेकर ये व्यू। लेकिन चलिए अब लेकर आएंगे आपके लिए कमोडिटी की एबीसीडी। दुनिया के महान इन्वेस्टर वॉरेन बफे बताते हैं कि इफ यू डोंट नो हाउ टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, यू विल वर्क टिल यू डाई। मतलब अगर आपको पता नहीं है कि आपका पैसा कैसे पैसा बना सकता है, तो आप जिंदगी भर काम करोगे, और इसीलिए आपको इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी जानना जरूरी है। मेरा नाम है विशाल मलकान, और कमोडिटी की एबीसीडी लेकर रोज की तरह विश्वमोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। विश्वमोहन, बताइए आज क्या खास है इस सेगमेंट पे? देखिए, मैंने इंडिकेटर्स बताया इकोनॉमिक टाइम्स में, और इस खबर को बहुत क्लोजली फॉलो कर रही हैं। सलोनी, मामला कितना परेशानी वाला नजर आ रहा है। ये इमरजेंसी लोन की बात हो रही है, वैष्णव साहब कमेंट्री दे रहे हैं, कैपिटल कहाँ है? सही बात है एकदम। इन्होंने कुछ 4-5 बैंक्स को अप्रोच किया है। वोडाफोन आइडिया ने ये करीबन 7,000 करोड़ से ऊपर की रकम जो है लोन में मांग रहे हैं, और इनको जो है एकदम तुरंत इंडस टावर्स जो है, जो टावर कंपनी है, उसको कुछ 7,500 करोड़ के ड्यूज क्लियर करने हैं, और उनके जनवरी से करंट ड्यूज भी शुरू हो रहे हैं, कुछ 250 करोड़ से 300 करोड़ के लगभग ये जो ड्यूज हैं इनके। तो इन्होंने पिछले साल जो है इंडस टावर्स को प्रॉमिस किया था कि हम जो है जनवरी 2023 में आपको बल्क ऑफ जो आपके ड्यूज हैं वो लौटा देंगे। तो इसकी वजह से अब ये लोन्स मांग रहे हैं। बट जो प्रॉब्लम है वो 3 यहाँ पे जो बैंक्स ने टेबल पे ऑलरेडी रखा है। एक जो ये है कि गवर्नमेंट को जो अपना स्टेक एजीआर ड्यूज का कन्वर्ट करना था, उस पे अभी भी जो है कोई क्लैरिटी नहीं है। दूसरी बात ये है कि प्रमोटर्स ने कुछ करीबन 4,000 करोड़ रुपए इन्फ्यूज किए हैं, बट बैंक्स और गवर्नमेंट दोनों को लगता है कि ये रकम बिल्कुल भी कम है, एंड कम से कम भी नहीं तो 10,000 से 15,000 करोड़ की राशि जो है प्रमोटर्स को इक्विटी के थ्रू इन्फ्यूज करनी चाहिए। तीसरी जो है, ये काफी समय से बोल रहे हैं कि ये स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर लेके आएंगे, बट इन्होंने वो डील भी अभी तक कंप्लीट नहीं किया है। तो ये जो 3 इशू है, ये बैंक रेज कर रहे हैं, और ये बोल रहे हैं कि बिना
किसी क्लैरिटी के इन तीनों के वो लोन नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मामला अटका हुआ है। अब आगे देखना पड़ेगा कि कुछ प्रेशर आता है, क्या बैंक्स रिलेंट करते हैं, क्या प्रमोटर्स इसमें पैसा डालते हैं। बिकॉज आप देख रहे हैं गवर्नमेंट की ओर से भी स्टेटमेंट आया है कि गवर्नमेंट कन्वर्जन से कोई फायदा नहीं होगा जबकि बीआई को पैसे नहीं मिलते। तो क्लियरली गवर्नमेंट की स्टांस भी ओपन में है। तो मामला काफी पेचीदा है। ऑलराइट, तो मामला काफी पेचीदा है सलोनी, शुक्रिया आप इसे ये पूरा सिलसिला तरीके से हमें फिर से समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए इस पर एक फंडामेंटल व्यू भी ले लेते हैं। हमारे साथ नरेंद्र सोलंकी भी आनंद राठी से। नरेंद्र, गुड मॉर्निंग। पहले तो आप इसी पर एक अपना टेक दें कि इस खबर को आप कैसे एनालाइज करें, वोडाफोन आइडिया का टेलीकॉम स्पेस में, और क्या किसी का नुकसान किसी और का फायदा, क्या इसका फायदा भारतीय एयरटेल और जियो को होगा? गुड मॉर्निंग। बिल्कुल, वोडाफोन का अगर हम बात करें तो नॉट ओनली रिसेंटली बट काफी सालों से ये स्ट्रगल कर रहा है और जो बिजनेस फंडामेंटल्स है वो धीरे धीरे और भी वीक होते जा रहे हैं। चाहे आप यूजर्स के बेस की बात देखें, जो इरोजन देखने को मिला है आज की डेट में 35% से ज्यादा शेयर, ऑलमोस्ट 40% शेयर जियो का है और 35% एयरटेल का है, जहाँ की वोडाफोन हैज स्लिप्ड टू अराउंड 20%। और ये जो केस है इसमें ऐसा है कि जितना डिले होगा वोडाफोन की रिस्ट्रक्चरिंग में, उतना ही ज्यादा बिजनेस वाइज कंपनी अनवायबल होती ही जा रही है। तो ये जो स्टेटस है ये पहले भी यही था और अभी भी यही है, और इसमें जितना डिले होगा कंपनी के फंडामेंटल्स और भी ज्यादा खराब होंगे। और जैसे जैसे 5G है, 5G में वोडाफोन इज कम्प्लीटली एब्सेंट, और जो बाकी के दो प्लेयर्स हैं उनका जैसे जैसे रोल आउट बढ़ेगा तो सारे यूजर्स 5G पे शिफ्ट होंगे, तो इट वुड अगेन बिकम more difficult to even sustain the normal business। तो fundamentally बहुत ही optimistic नहीं है वोडाफोन के लिए, at least in near to medium term। तो खतरे की घंटी इस वक्त वोडाफोन के लिए। कंपनी ने 7,000 करोड़ के इमरजेंसी लोन के लिए बैंक्स से संपर्क किया, और आपको बता दें ड्यूज जो है इंडस टावर जैसी कंपनियों को भी इन्हें भरने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाली छाई हुई है, 17,795 के लो हमने देखे और उन्हीं स्तरों के आसपास भारी बिकवाली का माहौल। राजेश जी, ओवरसोल्ड हो चुका है, शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल है, लेकिन क्या लगता है सोमवार के ट्रेडिंग सेशन में, आज फ्राइडे सेशन तो बिल्कुल बाजार वॉश आउट होता हुआ दिखा, क्या आने वाला हफ्ता Q3 रिजल्ट्स कुछ हद तक बाजार को संभालने की कोशिश करेंगे? गुड आफ्टरनून मानसी जी। या तो मार्केट देखें तो यस, नियर टू सेटअप के हिसाब से तो ओवरसोल्ड हो चुका है। पीसीआर देखें तो 0.76 के आसपास अभी चल रहा है। तो काफी कुछ सप्लाई यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट में आते हुए दिखी है स्पेशली लास्ट दो ट्रेडिंग सेशन में। लेकिन हमें लगता है कि 17,800 यहाँ से एक इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा। और अभी जिस तरीके के सेटअप बने हुए, निफ्टी देखे तो 50 डे 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसल चुका है, और बैंक निफ्टी भी देखें तो आज 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसलते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है दोनों इंडेक्स में नियर टर्म सेटअप पे एक वीकनेस तो जरूर यहाँ पे बनते हुए दिखी है। और जिस तरीके से कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन एग्रेसिवली ऐड करी है, यहाँ पे होते हुए दिखी, तो एक हर्डल जैसा काम करेगा 18,000 18,050 के लेवल। जब तक ये लेवल के ऊपर मार्केट क्लोज नहीं होते, छोटे मोटे उछाल में वापस सप्लाई बनते हुए दिखेगी। वहीं अगर हम देखें तो पुट राइटर जो अभी यहाँ पे एक्टिव है वो 17,800 17,700 के स्ट्राइक पे है। तो हमें लगता है ये लेवल पे सपोर्ट बनेगा कहीं ना कहीं, और मार्केट वहां से एक पुल बैक दे सकता है। बट हायर साइड में हमें लगता है 18,050 ये एक मेजर हर्डल रहेगा। कोई भी पुल बैक में वहां पे वापस सप्लाई बनेगी। बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर जरूर नियर टर्म पे वीक हुआ है, ये कंसर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मोस्ट ऑफ द प्राइवेट बैंक्स में देखा है हमने कि एक हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग जो कि यहाँ पे इनिशिएट होते हुए दिखी है। मोस्ट ऑफ द प्राइवेट बैंक एक करेक्शन के दौर से यहाँ पे हमें लगता है गुजरते हुए दिख रहे हैं। तो थोड़ा करेक्शन एक्सटेंड हो सकता है मार्केट में, लेकिन कुछ पॉकेट्स जरूर है मार्केट में जहाँ पे अभी भी एक अच्छे सस्टेन्ड बाइंग इंटरेस्ट बने हुए। वहाँ तो हमें लगता है थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक होना पड़ेगा, और इंडेक्स हमें लग रहा है दायरे में रहेगा 17,800 से 18,050 ये दायरा रहेगा इंडेक्स का कुछ समय के लिए। रुद्रा भी हमारे साथ हैं। रुद्रा, ये बताइए, आप तो काफी टाइम तक शॉर्ट थे बाजार में, आपने कवर करनी अपनी पोजीशन शुरू की या अभी होल्ड कर रहे हैं शॉर्ट? ना अजय जी, आई थिंक पहला बार 18 स्वदेश पर अभी न्यू ईयर में आ रही है 23 का सभी दर्शकों का और ऑल योर टीम ऑफ 18 के लिए रुद्रमूर्ति का न्यू ईयर विशेस। और मैं इनफैक्ट आई वाज लॉन्ग फॉर लास्ट 1 वीक एंड मॉर्निंग आई कट मोस्ट ऑफ माय पोजीशन। मेरा क्लियर व्यू ये है कि निफ्टी का आज थोड़ा डिराइवेटिव का डेटा देखा है तो ये मालूम होता
इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट। जनवरी महीने का ओपन इंटरेस्ट देखा है तो 12.61% एडिशन हुआ है। दिस इज टेलिंग मी देयर इज नो शॉर्ट कवरिंग, इन फैक्ट देयर इज फ्रेश शॉर्ट and those who have gone short are holding their position tight. और most important point, Nifty futures level पर crucial support 17,950 को ब्रेक किया है। Because we are trading decisively below 17,950 and आज का closing भी I expect it to happen easily below 17,950. For me, market is headed downwards for very short term. मीडियम टर्म लॉन्गर टाइम फ्रेम इन्वेस्टर्स के लिए घबराना का जरूरत नहीं है, बट फॉर वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेडर, काइंड ऑफ अ 2-3 डे काइंड ऑफ अ ट्रेडर, स्टिल आई विल टेल यू वेट फॉर अपॉर्चुनिटी। मेरे को 17,800 is the last and final support. Any positional bull you have to hold on unless 17,800 breaks, then I say yes, this market has reversed. But one very important point, banks especially valuation wise for me and for very short term, it has moved up too much. So don't have any trading long positions generally in bank. Avoid financial, and you have to understand market is too volatile and you have to be very flexible. ये रुद्रा 42,000 अगर आज टूटता है तो बैंक निफ्टी नीचे किधर जाएगा, और 17,800 निफ्टी पे टूटता है क्लोजिंग बेसिस पे ये दोनों लेवल्स, तो नीचे कहां के लिए पोजीशन ओपन हो जाएगी? या अजय जी, पहला निफ्टी के लिए बात किया तो टुडेस क्लोज बिलो 17,950 ऑन फ्यूचर्स विल टेस्ट 17,800 to 830 on Monday itself. And if 17,800 breaks, then we might see another 400-500 point kind of a correction. So time frame बहुत important है. If you are a 2-3 day kind of a trader, I am still telling you go short. Look at 17,830, 17,800. If you are a positional trader, bid for a month kind of a time frame, then 17,800 is the last support, below which you can see 17,400. At least I can tell you this: no buying whatsoever. Don't catch the falling knife. और बैंक निफ्टी को देखा है तो आज का ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखो, 9.5% ओपन इंटरेस्ट एडिशन, close to 10%. And after seeing fall for last 2-3 days, today we are seeing 10% addition in open interest. That is telling to me price coming down, increase in open interest, supports getting broken. This market is yet to see a near-term bottom, and I have exited all long position in trading, and I am short. And I'm short in banks and financials for very short-term trade. And one has to be definitely out of long position as a trader if you are having leverage and defend opposition. Okay. लेकिन एक बात ये वो साथ भी ये कह रहे हैं कि 2 से 3 दिन का तो पेन रहेगा और उसके बाद रिवर्सल के भी अच्छे साइन हैं, ठीक है, लेकिन इस बीच में फिर आप आज क्या शॉर्ट ट्रेड्स ही देंगे रुद्रा? डेफिनेटली प्रियंका, और मेरा शॉर्ट ट्रेड नंबर 1 है इंडस इंडिया बैंक का. So Indus India Bank, lot of people have got stuck trying to go long. So I want to use that opportunity. वो लोग डबल को अभी थ्रो करना है, and that is where market will fall faster. So Indus India Bank is a short. Look at target of 1,150 to come initially, and keep a stop loss of 1,210. Or my second short call is on Axis Bank. This stock last quarter before result was available at around 750. Now it has gone non-stop to 950, like a mid-cap or a small-cap stock available in F&O. So I am expecting 910 on Axis Bank and keep a stop loss of 955. मेरा बैंक्स का क्या शॉर्टिंग कॉल है? It is for 2-3 day kind of a call, medium to longer time frame, no need to worry. And wherever excess valuation is there or too much move has happened, उस स्टॉक्स पर करेक्शन जरूर आना है. ओके, ठीक है. दोनों बैंक्स को आप शॉर्ट कर रहे हैं, आपकी दोनों कॉल शॉर्ट सेल किया है, एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक को, लेकिन आप साथ ये भी कह रहे हैं कि 2 से 3 दिन का ही आपको शॉर्ट टर्म का पेन दिख रहा है, ठीक है, सेल साइड का पेन दिख रहा है. राजेश, आप कहाँ बेट कर रहे हैं आज?
प्रियंका जी, मेरे दोनों बाय कॉल है और पहला स्टॉक है मालक इंडस्ट्री। ये स्टॉक में देखें तो एक स्ट्रेंथ यहाँ पे बनी हुई है वीकली सेटअप पे। अगर हम देखें स्टॉक में एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। डेली सेटअप से देखें तो स्टॉक अपने सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन कर रहा है और एक ब्रेकआउट लेवल के ऊपर यहाँ पे एक स्ट्रेंथ यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिख रही है। जिस तरीके के स्ट्रक्चर बालाकृष्ण इंडस्ट्री के, हमें लगता है ये स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। 2270 तक की अपसाइड हमें लगता है इसमें आते हुए दिख सकती है, तो बालाकृष्ण इंडस्ट्री बाय रहेगा। 2270 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस होगा 2165 का। तो जो दूसरा स्टॉक बाय करना है वो इंश्योरेंस स्पेस से HDFC लाइफ। हमने इस स्टॉक पे पहले भी बाय रिकमेंडेशन दिए। अब ये स्टॉक के ओवरऑल सेटअप देखें तो वीकली क्लोज जो आज का बनते हुए दिख रहा है वो एक मल्टी वीक ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिखे, तो एक कंसोलिडेशन रेंज का यहाँ पे ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे होते हुए दिख रहा है। जिस तरीके के स्ट्रक्चर है, जिस तरीके से लॉन्ग एडिशन पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में आते हुए दिखे, तो HDFC लाइफ हमें प्रॉमिसिंग लग रहा है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे मोमेंटम फर्दर 630 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो HDFC लाइफ बाय किया जा सकता है 604 के स्टॉप लॉस से। तो चलिए 2 कॉल्स खरीदारी की राजेश जी की तरफ से और 2 कॉल्स बिकवाली की रुद्रमूर्ति जी की तरफ से। इंडसइंड और एक्सिस में करीब आधे से ज्यादा हो चुकी है सिर्फ 3-4 दिनों के अंदर ही। कुल मिला के बात सारी है कि बाजार के अंदर अब 18,200 18,000 थोड़ा टफ रेजिस्टेंस का लेवल बन गया है। ये कुछ एक रिटर्न आपकी स्क्रीन पर सामने दिख रहे होंगे। इस हफ्ते का जो रिटर्न है वो करीब 1.25% नेगेटिव, निफ्टी बैंक का रिटर्न करीब 1.5% से ज्यादा और मिड कैप और स्मॉल कैप का इंडेक्स का जो रिटर्न है वो छोटे तौर पर, क्योंकि पार्टिसिपेशन कम होता है, FIs की टिपिकली सेलिंग बड़े शेयर्स में ज्यादा आ जाती है, इसलिए वो आपको ज्यादा कम दिख रहे हैं। बट डैमेज तो थोड़ा यहाँ पर भी हुआ है। 0.25% की गिरावट आपको स्मॉल कैप में दिखेगी। खैर, मेरे साथ मेहमान आज जुड़ चुके हैं, अविनाश गौरेक्षकर। उनसे हम बातचीत करेंगे और समझेंगे कि जो गया हफ्ता है उसमें मार्केट में क्या क्या लेवल्स खो दिए, क्या इंपॉर्टेंट चीजें थी जो अगले हफ्ते के लिए बहुत काम की होने वाली है। ध्यान रखिएगा, अगले हफ्ते भी बाजार के अंदर कुछ अहम ट्रिगर आएंगे। जैसा सबसे बड़ा ट्रिगर अपना घरेलू ही जो बन जाएगा अर्निंग्स का। TCS के सोमवार शाम को नंबर होंगे, उसके बारे में हम इसी कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। लेकिन मैं वापस मार्केट पे एक बार लौट आता हूँ और एक एक करके सारे पॉइंट्स फिर से मैं आपके सामने रखता हूँ कि मार्केट के अंदर हुआ क्या। जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर जो गिरावट है वो 1.5% से ज्यादा की थी। छोटे मझोले शेयर्स में 1% से कम की गिरावट थी, बट गिरावट सभी में थी। अब आते हैं सेक्टोरियल गेनर्स कौन कौन से थे, यानी कि जो चले हैं। कुछ सरकारी कंपनीज में दम वापस दिखा है, हालांकि उनका परसेंटेज 1% भी नहीं था। कंज्यूमर, FMCG, फार्मा, जो टिपिकली ऐसे इंडाइसिस होते हैं जब भी बाजार के अंदर गिरावट या साइडवेज हो जाता है, ये सेगमेंट आपको एक्टिव होते हुए दिखते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। PSUs, कंज्यूमर्स, FMCG और फार्मा, इन सब में 1/4% से लेकर करीब 1% तक की तेजी आई है। सेक्टोरियल चर्निंग था। अब आ जाते हैं सेक्टर्स टूटे कौन से थे। IT से बहुत उम्मीद थी, लेकिन IT धराशायी हुआ। IT करीब 2% टूट गया इसी हफ्ते के अंदर। उसके बाद बारी आई मीडिया की, फिर बैंक्स की, जहां पे करीब 2% के आसपास का नुकसान आपको बनते हुए दिखा। सरकारी बैंक में, माफ कीजिए, सरकारी बैंक्स में और साथ ही मेटल्स में भी नुकसान हमको ज्यादा देखने को मिला, करीब 0.5% के आसपास का था। निफ्टी के टॉप गेनर्स अभी आपकी स्क्रीन पर होंगे, आप देख रहे होंगे। इसमें HDFC लाइफ बैक टू बैक काफी दिनों से चला। इसके अलावा भारत पेट्रोलियम, SBI लाइफ जैसे शेयर्स में भी करीब 2 से 3% तक की तेजी आई है। NTPC भी 1.5% ऊपर था। जो टूटा शेयर वो था बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस। इनके अंदर कमजोरी, JSW स्टील, कोल इंडिया जैसे शेयर्स भी इस बार कमजोरी के हत्थे चढ़ गए और इन सब में नुकसान जो था 4-5% का था। छोटे मझोले शेयर्स में आपको पता है कि सोने के दाम काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए राजेश एक्सपोर्ट्स का बढ़ना लाजमी था। वो टॉप गेनर बना करीब 12% छोटी मझोली कंपनीज में से। पावर फाइनेंस, बैंक ऑफ इंडिया, REC, ये कुछ एक और शेयर थे जो छोटे मझोली कैटेगरी के अंदर 5% से रिटर्न देने में ज्यादा कामयाब हो गए, क्योंकि ये बजट की सीरीज चल रही है। करीब कुछ दिनों बाद, यानी कि आज से करीब 20 दिनों बाद, 25 दिनों बाद आपको बजट देखने को मिलेगा। लेकिन ठीक उससे पहले जो पावर वाली कंपनी है वहां पे काफी एक्शन देखने को मिल रहा है। छोटे मझोले शेयर जो टूटे वो था ट्रेंड, श्रीराम फाइनेंस, TVS मोटर्स और धानी सर्विसेज। ये कुछ एक शेयर्स थे जो कि कमजोर हुए हैं। अब आज के मान से जुड़ने का वक्त है। अविनाश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। ओवरऑल ये जो गया हफ्ता है, यानी कि हमने इस पूरे वीक के अंदर एक प्रॉब्लम देखी है कि मार्केट को ऊपर आने में या फिर
अपने डैमेज को कंट्रोल करने में थोड़ा समय लगा। दूसरा, एफआईज की बिकवाली थोड़ी सीवियर हुई है, यूएस में मंदी के संकेत आ गए। लेकिन ऐसा नहीं कि ट्रिगर कम है, सामने आपके अर्निंग्स खड़ा है, सामने आपके बजट खड़ा है। तो सर कैसे बैलेंस करें? अगला हफ्ता अर्निंग्स से शुरुआत हो रही है। गुड आफ्टरनून डिम्पी। मुझे लग रहा है कि आपने सही तरीके से समराइज किया कि बाजार में गिरावट काफी सिग्निफिकेंटली इसलिए आई है क्योंकि रिसेशन और इंटरेस्ट रेट्स और इन्फ्लेशन के कॉम्बिनेशन का जो इफेक्ट है वो मार्केट्स को सता रहा है। और आज तो बिकवाली का प्रेशर बहुत ही सिग्निफिकेंट था। सुबह मार्केट थोड़ा अच्छी तरह से खुला, लेकिन उसके बाद वन साइड सेल ऑफ आया और अक्रॉस द बोर्ड था। तो मेरे ख्याल से देखिए, अभी जो अगले हफ्ते से जो नतीजों का सीजन शुरू होगा, मुझे लग रहा है कि मार्केट्स उसको क्लोजली वॉच करेगा, क्योंकि इंडेक्स को लेके सिचुएशन थोड़ा सा खराब है। अगर 17,800 का भी लेवल हम तोड़ते हैं तो 17,500 17,550 का नेक्स्ट लेवल होगा, जो काफी मार्केट्स को सारे प्लेयर्स को थोड़ा सा और सताएगा। इन द नियर टर्म वीकनेस जरूर दिख रहा है, क्योंकि ऐसा कोई बड़ा ट्रिगर दिख नहीं रहा है। लेकिन अगर नतीजे जो आने वाले हैं आने वाले हफ्ते में वो अगर थोड़े से उम्मीद से बेहतर होते हैं तो आपको एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, लेकिन वो भी थोड़ा सा सीमित रहेगा। हमको लग रहा है कि इस महीने में जब तक बजट प्रेजेंट नहीं होता तब तक मार्केट्स में वोलेटिलिटी चलती रहेगी, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में आपको मौके बहुत मिलेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इस पैनिक सेल ऑफ से कोई डरना नहीं है, लेकिन हाँ, डेफिनेटली जिनके पास पोजीशंस है वो पैनिक में ना सेले, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बजट अगर होपफुली अच्छा प्री एडजक्शन वाला बजट आता है तो इसमें आपको एक अच्छी रिकवरी बजट के पास या एक 10 दिन 12 दिन पहले आपको एक अच्छा बाउंस बैक भी देखने को मिलेगा। तो ये सेल ऑफ एक्सपेक्टेड था, क्योंकि मेरे हिसाब से ऊपरी लेवल पे 18,200 18,300 निफ्टी में थोड़ी सी थकावट तो मार्केट पहले से महसूस कर रहा था। तो डेफिनेटली आई मीन स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखिए, यही मेरी राय रहेगी आपके व्यूअर्स के लिए। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट तो बजट से पहले टिपिकली बाजार थोड़ा खाली होता है अगर चला जाए तो। ये पुराना तरीका है देखने का, समझने का, और बहुत ही देसी अंदाज आपके सामने बता रहे हैं। टिपिकली बाजार थोड़ा खाली हो जाता है, तो ये खाली होने की प्रोसेस है। बजट और अर्निंग से 2 मेजर ट्रिगर हैं जो इस खालीपन को भर सकते हैं अगर ये उम्मीद से बेहतर रहे। और अगर ये उम्मीद से बेहतर नहीं रहे तो फिर ये डैमेज काफी लंबा और थोड़ा एक्सटेंसिव भी हो सकता है। इसलिए कई मार्केट में आपको वॉइसेस सुनते होंगे, कई लोग ये कह रहे हैं 17,500 तक चले जाएंगे, कोई कहता है 17,200 तक चले जाएंगे, कईयों का मानना है कि पुल बैक स्ट्रॉन्ग आ जाएगा। जो चाबी है मार्केट की वो एक्चुअली अर्निंग्स में और 15-20 दिन बाद बजट के हाथ में है। मार्केट अपने आप को चेक एंड बैलेंस थोड़ा कर रहा है। जैसे अविनाश सर भी कह रहे थे कि फटीक थकावट जो है 18,200-300 पे दिख रही थी, उस समय अगर आपको भी पैसे दिए जाते तो शायद आप भी नहीं लगाते, आप भी वेट ही करते। मार्केट के पास एक मौका था, वो थोड़ा करेक्ट हुआ है। खैर आगे बढ़ते हैं। आज हमने ना मनीष डांगी से भी बातचीत की थी मार्केट और सेक्टर्स को लेके। एक बार उनका व्यू पॉइंट सुन लेते हैं, फिर अविनाश सर से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अर्निंग्स जो आ रही है उसमें से आईटी कंपनी का आउटलुक मिलना आपको बहुत जरूरी है। पहले एक बार मनीष डांगी को सुनते हैं, उसके बाद फिर अविनाश सर से कनेक्ट होते हैं। कामयाबी का पता आपको पता है क्या? नाम कमाना है, दाम कमाना है, पर जाना कहाँ है पता है क्या? काबिलियत है, अरमान भी है, अपने दम पर कुछ कर दिखाने की तैयारी भी है, सामान भी है, पर कौन सा रास्ता कहाँ लेकर जा पाएगा आपको जरा भी पता है क्या? दोस्त मानते हो? जो पुरानी मैक्रो ने गंदगियां की है उसकी वजह से हमारे रिजर्व्स नीचे आ गए, उसकी वजह से जानबूझ के आरबीआई को बड़ी तेजी से इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना पड़ा, जो बहुत ज्यादा लिक्विडिटी डेफिसिट इंडिया में क्रिएट हो गया। तो वो सब जो पुरानी जो तकलीफें हैं, पुरानी तकलीफ की वजह से जो ये सब जो नए सिम्टम्स आए हैं वो रहेंगे। तो उसकी वजह से एकदम मतलब काले बादल आप जो बोल रहे हैं वो तो छठे हैं, लेकिन बादल हैं। धीरे धीरे चीजें ठीक होगी। इस सब माहौल में कुछ चीजें अच्छी लगने लगी हैं ऑलरेडी, तो वहां पे हमको शायद डेवलप करना चाहिए। अपॉर्चुनिटीज आने लगी है जिसके बारे में हम पक्का डिस्कस करेंगे अभी। तो लेकिन जो पूरा पिछला जो बैरन साल था जिसके अंदर कुछ भी नहीं दिख रहा था कि करें क्या एक यूएस डॉलर नॉर्म के अलावा, एक मैक्रो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अब बहुत सारी दूसरी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। तो मेरे को लगता है कि ये काफी अट्रैक्टिव और काफी अच्छा साल रहेगा। आईटी जो है वो मेरे को लगता है कि यूएस रेट्स का प्रॉक्सी है और जनरली वर्ल्ड ग्रोथ का भी प्रॉक्सी है। तो हालांकि वर्ल्ड ग्रोथ तो काफी तेजी से स्लो डाउन होगा, शायद 2-2.5% पे ही ग्लोबल ग्रोथ हो, तो पिछले 40 साल का सिर्फ 4-5 बार ही इतना कम तेजी से वर्ल्ड ग्रो हुआ है। लेकिन क्योंकि
उसमें डोमिनेंस यूएस रेट्स का ज्यादा है, तो मेरे को लगता है कि वो आम इन्वेस्टर को सरप्राइज करेगा, जिसके लिए बहुत ज्यादा पेसिमिज्म है। तो पहली बात ये, तो इसके लिए से अगर 2023 के अंदर आप छोटा सा एक कॉन्ट्रा खेल सकते हैं रिलेटिव टू पॉपुलर परसेप्शन और रिलेटिव टू व्हाट डिड वेल लास्ट एक साल के अंदर, कि मेरे ख्याल से आईटी अच्छा करे। दूसरा, कमोडिटी जो है वो चाइना का ग्रोथ का प्रॉक्सी है, और मेरे को लगता है कि चाइना जो है वो बहुत बड़ा सरप्राइज देगा। अप्रैल के आसपास में उनका रीओपनिंग होना शुरू होगा, और चाइना का रीओपनिंग और उनके एक एवरेज हाउस होल्ड के पास में बहुत बड़ा सारा सेविंग्स है, जैसा प्रिसाइजली यूएस में हमने पूरे 2021 में देखा। 2023 के अंदर चाइना के एक आम हाउस होल्ड का बड़ा कंजम्पशन हो सकता है, और एज सच चाइना का ग्रोथ जो है वो कमोडिटीज के लिए काफी रिफ्लेशनरी होता है। तो मेरे को लगता है कि कमोडिटी सेक्टर जो है अप्रैल के बाद में बड़ी तेजी से ऊपर आ सकता है। तो ये दोनों सेक्टर जो थोड़े से मारे गए हैं पिछले साल भर में ग्रोथ स्लोडाउन के चक्कर में और इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर जाने के चक्कर में यूएस के, तो एक इन सेक्टर्स के ऊपर आप रिलेटिवली ओवरवेट रह सकते हैं अगर आप प्योर इक्विटी इन्वेस्टर हैं तो। ठीक है, तो आप मनीष डांगी को सुन रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि मेटल्स पे थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि चाइना उसके लिए कैटलिस्ट का काम करेगा और आगे चल के थोड़ी तेजी आ सकती है। हालांकि उनका व्यू पॉइंट आईटी को लेकर भी बुलिश है, ऐसा जो ये नहीं कह रहे कि आईटी बहुत खराब है, वो तो उल्टा ये कह रहे हैं कि आईटी के अंदर वैल्यूएशन अभी ठीक मिल रही है। एक काम करते हैं, आईटी से ही शुरुआत करते हैं क्योंकि अगले हफ्ता नंबर्स का होगा। टीसीएस सोमवार बाजार बंद होने के बाद अपने नतीजे उतारेगा, तो विनी से कनेक्ट करते हैं, मेरे सहयोगी हैं, वो पहले एक बार आपको टीसीएस के नंबर्स के बारे में बता देगी, फिर अविनाश सर से ये पता करते हैं कि नंबर से ठीक पहले हमारी अप्रोच, हमारी सोच क्या होनी चाहिए टीसीएस को लेकर। विनी, आप जरा बताएं नतीजे आ कैसे रहे हैं? एब्सोल्युटली, और टीसीएस की Q3 की अर्निंग्स की बात करें तो ओवरऑल अर्निंग से ज़्यादा तो कमेंट्री की वेट करेंगे हम लोग, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशंस है, पाइपलाइंस कैसी है, डील विंस कैसी है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो है वॉच आउट करेंगे। और ओवरऑल अभी नंबर्स पे बात करते हैं तो रेवेन्यू जो यूएसडी में रेवेन्यू ग्रोथ है, डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ है, वो एक्सपेक्टेड है अराउंड 1% पे, इंडियन रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड है अराउंड 3% के हिसाब से, और ईबिट मार्जिन एक्सपेक्टेड है कि ये टाइम थोड़ी एक्सपेंशन होगी ईबिट मार्जिन में, 70 बेसिस पॉइंट की एक्सपेंशन एक्सपेक्टेड है ईबिट मार्जिन पे। ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नंबर कंपेयर करते हैं, 24.7% पे ईबिट मार्जिन एक्सपेक्टेशंस है। ओवरऑल Q3 की जो एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो रेवेन्यू ग्रोथ म्यूटेड मेनली बिकॉज ये सीजनली वीक क्वार्टर ही होता है आईटी कंपनीज के लिए। क्रॉस करेंसी हेडविंड्स भी आएगी जिसकी वजह से थोड़ी म्यूटेड बिहेवियर भी रहेगी ओवरऑल अर्निंग्स में। और मे बी एक सरप्राइज जो आ सकता है वो है मार्जिन फ्रंट पे सरप्राइज, और कंपनी ने पहले बताया भी था कि उनकी हेडविंड्स है स्पेशली पीएनसी इंश्योरेंस में, मॉर्गेज में, डिस्क्रिशनरी रिटेलर्स में, स्पेशली यूरोप और यूके साइड में उन्होंने ये हेडविंड्स फेस की थी, और पोटेंशियली हायर फोरलोज भी हो सकते हैं। तो उसकी वजह से ये थोड़े जो फैक्टर्स है इंपैक्ट कर सकते हैं नंबर्स को। उसके अलावा हायरिंग स्लो डाउन भी एक्सपेक्टेड है कंपनी में, एट्रिशन रेट एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा मॉडरेट हो जाएगा अभी Q3 FY23 में। और फैक्टर्स जो वॉच आउट करेंगे मैनेजमेंट की कमेंट्री में, क्लाइंट बजट्स क्या है, कॉशियस बोल रहे हैं, डिमांड ट्रेंड्स कैसा जाएगा आगे जाते हुए, ये भी एक कमेंट्री में इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और इम्पैक्ट क्या है यूरोप एंड बीएफएसआई में स्लो डाउन का, अट्रिशन ट्रेंड्स क्या है, हायरिंग ट्रेंड्स क्या है, डील विंस क्या है, पाइपलाइन नेचर, प्राइसिंग उनकी क्या है, और FY23 का ग्रोथ आउटलुक तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ही है। ठीक है विनी, बहुत शुक्रिया आपका इस सारी जानकारी हमको देने के लिए। एक तो मोटा मोटी नंबर्स कैसे आ रहे हैं उसका भी व्यू पॉइंट आपके सामने रख दिया। 1% करीब आय बढ़ेगी, डॉलर टर्म्स में है, और अगर आप वैसे देखेंगे तो 2.5% रुपी टर्म्स में बढ़ेगी। इसी तरह से प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स भी आपकी स्क्रीन पर आ गए। 11,200 करोड़ का मुनाफा आ सकता है इस बार का, ये 7% बढ़कर आएगा। मार्जिन में स्लाइटली इंप्रूवमेंट आएगी 0.7% की। अविनाश सर, नंबर्स उतने खराब नहीं लग रहे जितनी यूएस को लेकर मार्केट में चिंता चल रही है, क्योंकि बहुत बड़ा बिजनेस आईटी कंपनीज का यूएस से ही आता है। सब लोग ये कहते हैं कि अगर रिसेशन आ गया तो इनका ऑर्डर कट जाएगा, इनका बिजनेस कम हो जाएगा। मार्जिन्स पे तो जो प्रेशर आएगा सो अलग है, वो तो कहानी बहुत ऑल टुगेदर अलग है, बट बिजनेस ना स्लो डाउन हो जाए। नंबर्स इस बार के क्वार्टर को देख के ऐसा लग नहीं रहा कि कहीं से कुछ दिक्कत आ रही है। सर एक बार आपका व्यू पॉइंट, शेयर चल क्यों नहीं रहे सर? देखिए डिम्पी, आपने सही कहा कि देखिए नंबर्स इतने खराब आएंगे नहीं, क्योंकि अभी भी ऑर्डर बुक इनके पास पेंडिंग ऑर्डर बुक काफी अच्छी है।
लेकिन जो सबसे बड़ा मसला जो इन आईटी कंपनीज को है वो ग्रोथ को लेके, अभी जिस प्रकार का रिसेशन का नंबर हम यूएस में देख रहे हैं और यूरोप में जो दिक्कतें दिख रही है, मुझे लग रहा है कि देखिए जो कमेंट्री टीसीएस की मैनेजमेंट की होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। नए क्लाइंट विंस कितने आते हैं यूएस से, यूरोप से, ये कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि वहां पे इकोनॉमी अगर रिसेशन में जाती है तो क्लियरली थोड़ा सा स्लो डाउन आईटी सेक्टर को फेस करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से देखिए नंबर्स तो ठीक ठाक आएंगे, लेकिन जो ग्रोथ का अनुमान है वो ग्रोथ का अनुमान हमको दिसंबर के नंबर्स के बाद की कमेंट्री और जनवरी और मार्च का जो क्वार्टर रहेगा जहां पे ज्यादातर ऑर्डर विंस अनाउंस होते हैं, वहां की कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। लग तो रहा है कि अगले 2-3 क्वार्टर के लिए ग्रोथ जो है वो कंप्लीटली नेगेट हो जाएगा और इस कारण से मार्केट में ऐसा कोई बड़ा उछाल रिजल्ट्स के पहले या रिजल्ट्स के बाद आना मुश्किल लग रहा है। हालांकि मैं समझता हूं कि वैल्यू पे अपॉर्चुनिटी तो काफी बड़ी है, टीसीएस है, इन्फोसिस है, एचसीएल टेक है, ये सारे बड़े प्लेयर्स है, अच्छी कैश कंपनी के बुक्स पे है, लेकिन ग्रोथ जब तक आता नहीं है तब तक यहाँ पे डिम्पी कोई बड़ी रीरेटिंग नहीं आएगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट्स कमेंट्री पे ज्यादा नजर रखेगा और कहीं पे भी कोई भी कॉशियस कमेंट्री आती है तो मेरे ख्याल से वो सेक्टर के लिए और वो कंपनी के स्टॉक के लिए काफी नेगेटिव हो सकता है। तो मैं तो वेट करूंगा, मैं कमेंट्री के लिए वेट करूंगा, रिजल्ट्स आने दीजिए और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि इसमें फ्रेश निवेश करना है कि नहीं। बात आपकी बिल्कुल ठीक है सर, इनफैक्ट हमको वेट करना ही चाहिए सबको, क्योंकि ये पहली बड़ी कंपनी है, नंबर्स दिखाएगी और उसके बाद से काफी हद तक आपको आउटलुक पता लग जाएगा। अब आप बोलेंगे हमसे कहीं ट्रेडिंग लॉस ना हो जाए, ट्रेडिंग लॉस नहीं होगा। आपके पास इन्फोसिस है, विप्रो है, एचसीएल टेक है और भी ऐसी तमाम कंपनियां जो आईटी का, अगर टीसीएस का कुछ भी ठीक आता है, कमेंट्री अच्छी आती है तो आपके काम आ जाएगा। सिर्फ यही शेयर नहीं चलेगा, फिर पूरे सेक्टर को आपको तेज कर सकता है। तो इसलिए रुक जाइए, एक बड़ी कंपनी अपना लिटमस टेस्ट कर दे, लैब टेस्ट हो जाए, पता लग जाए सारी चीजों का, फिर कहीं भागा नहीं जा रहा बाजार। आपको अच्छी वैल्यूएशन तो मिल ही रही है, अभी भी मिल रही है, 1-2% ऊपर नीचे हो भी गया तो कोई खास बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मेरे सहयोगी शरद भी मेरे साथ जुड़ जाएंगे, साथ ही मानसी भी जुड़ेंगे, विनाश सर तो कह रहे हैं हमारे साथ। 2 और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पहला तो मेटल्स को लेकर चर्चा बहुत हो रही है, ऐसे भी मनीष डांगे भी कह रहे थे, और दूसरा रियल एस्टेट को लेकर चर्चा बहुत हो रही है कि ये अगले साल भी चलेगा। इन दोनों मुद्दों पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक और एक बार फिर आपका स्वागत है। विनाश सर हमारे साथ हैं, अगले हफ्ते की आपको तैयारी करा रहे हैं, इस हफ्ते क्या हुआ उसको लेकर भी विश्लेषण हो रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं, शरद अपने सहयोगी को जोड़ते हैं। अभी मनीष डांगी भी आपसे कह रहे थे, आज आप खुद फील कर रहे होंगे पिछले 3-4 दिन से कि मेटल्स टूट तो नहीं रहे, चल भी नहीं रहे, लेकिन मेटल्स का कनेक्शन सीधा चीन से है। चीन, मेटल और बाजार, ये क्या है समझते होनी सही। शरद जरा जल्दी से बताइए। Are you looking to transition your career into data science and find a place in companies like Meta, Google, or even Amazon? If your answer is yes, then learning Python is a must. Fundamental clarity of Python concepts is the gateway to becoming a successful data scientist at any of these top product companies. What if I tell you, in just 3 hours, you can learn the most essential skills for any aspiring data scientist, and that too for free? Yes, you heard it right. Scalar is organizing this free data science bootcamp to help you learn Python from scratch. You will also get to explore the must-know libraries used in Python and explorative data analysis using Python. Click here to register and don't forget to attend. Bonjour, mon amour, t'es bizarre sous la pluie. En ce jour, on s'est étreint à notre tour, oh mon amour. Aimer un jour et s'aimer pour toujours. Louis-Philippe Chien. जी बिल्कुल, एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट आई है जेपी मॉर्गन से और ये मेटल्स पे है, और वो कह रहे हैं कि जो नियर टर्म में इम्पॉर्टेंट ट्रिगर होने वाली है वो रहेगी चाइना की रीओपनिंग। अब उनकी प्रेफरेंस मैं पहले बता दूं कि क्या रहेगा जेपी मॉर्गन का प्रेफरेंस। तो सबसे पहले स्टील स्टॉक्स रहेंगे फोकस में, उनके प्रेफरेंस में फिर आते हैं बेस मेटल्स और आखिर में कोल। अगर बात करें तो जब रीओपनिंग होगी तो उसके कारण भारत के जो आपके मेटल स्टॉक्स है वहाँ पे एक अच्छी मूवमेंट देखने मिल सकती है वो कह रहे हैं, और जो ओवरऑल चीन की डिमांड है वो भी बढ़ सकती है जिस तरह रीओपनिंग होगा। अब कंस्ट्रक्शन में भी पिकअप आ रहा है तो उसके कारण
जो जेपी मॉर्गन के पिक्स है वो जो है स्टील सेक्टर में सबसे ज़्यादा बेनिफिट रहने वाले हैं। लेकिन कौन से स्टॉक्स है जो जेपी मॉर्गन के पिक्स में रहेंगे, तो सबसे पहला रहेगा टाटा और सेल आपके स्टील में। और अगर बात करें बेस मेटल्स में तो वेदांता, नाल्को और हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स जो हैं फोकस में रहने वाले हैं। और हमने मंडे को खुद ही बताया था कि मेटल स्पेस में जो रैली हो रही है इसके जो है चाइना रीओपनिंग थीम का तो अहम रीज़न है ही। ठीक है शरद, ये आप रिपोर्ट के जरिए बता रहे थे कि जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट क्या कहती है, उसमें से कौन से शेयर रखे हुए हैं। अविनाश सर, मेरे को भी आपसे यही समझना है, आपका व्यू पॉइंट क्या है मेटल्स को लेकर, और एक पसंदीदा शेयर आपका, सिर्फ नाम भी बता देंगे काम हो जाएगा। इनफैक्ट मेटल में हमको टाटा स्टील पसंद है। हमको लग रहा है कि जो भी मेटल का अभी भी आउटलुक है वो चाइना मार्केट में, अगर होपफुली चाइना मेटल मार्केट में बहुत बड़ी मात्रा में एंटर करती है तो टाटा स्टील को हमको लग रहा है सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा। और ऊपरी लेवल से टाटा स्टील काफी पिट चुका है। दिसंबर के क्वार्टर में कोई बड़ी इंप्रूवमेंट आएगी नहीं, लेकिन अगर होपफुली न्यू ईयर से जनवरी से चाइना एंटर करता है मेटल मार्केट तो आपको जैन टू मार्च का जो क्वार्टर है वहां पे अच्छा बदलाव इनके मेटल के प्राइसेस में, मार्जिन पे देखने को मिलेगा। ओवरऑल मेटल मार्केट मुझे लग रहा है कि काफी अंडर परफॉर्म कर चुका है, तो काफी अच्छे वैल्यूएशंस पे स्टॉक्स मिल रहे हैं। बट यहाँ पे एक ही पॉइंट है कि चाइना कब एंटर करता है और उनकी बाइंग कब शुरू होती है, ये एक इवेंट ड्रिवन कॉल रहेगा। बट डेफिनेटली मेटल्स में एक थोड़ा सा निवेश बनता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि चाइना की रीओपनिंग की इकोनॉमी की जो बात है वो 2023 में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर होगा और कई लोग इस डेवलपमेंट को काफी समय से वेट कर रहे हैं। तो मैं मेटल्स में टाटा स्टील को फेवर करूंगा। यहाँ पे करंट लेवल्स पे भी अगर कोई खरीदता है तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। ठीक है अविनाश सर, एक चीज मैं आपके सामने और रखता हूँ, मानसी मेरे से योगी जुड़ रही है, वो ना आपको रियल एस्टेट के कुछ कंपनीज के ना बिजनेस अपडेट्स आए हैं। ये इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि गिरते हुए मार्केट में भी ये कंपनियां ज्यादा टूट नहीं रही हैं। मानसी जरा जल्दी से बता दीजिए अपडेट, फिर अविनाश सर से करते हैं बात। रियल एस्टेट सेक्टर के लिए गुड न्यूज फिर से आना शुरू हो चुकी है। सेक्टर डिमांड में है क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नतीजों से पहले जो क्वार्टरली परफॉर्मेंस, क्वार्टरली अपडेट्स आ रही हैं कंपनियों के, वो काफी पॉजिटिव हैं। दो कंपनियां शोभा लिमिटेड और मैक्रोटेक डेवलपर्स ने अपने स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली पॉजिटिव नंबर्स फ्लैश किए हैं। शुरुआत शोभा लिमिटेड से करते हैं। कंपनी ने हाईएस्ट एवर क्वार्टरली सेल्स वैल्यू देखा है और हाईएस्ट एवर क्वार्टरली सेल्स वॉल्यूम भी देखा है। सेल्स यानी कि बिक्री में करीब 36% की बढ़ोतरी देखने को मिली और प्राइस रियलाइजेशन 22% तक बढ़े हैं। डिमांड की अगर बात करें, स्टेडी डिमांड है। चैलेंजेस कई सारे रियल एस्टेट सेक्टर ने देखे हैं, जैसे टेक्नोलॉजी सेक्टर का आउटलुक अनसर्टेन रहा, मॉर्गेज रेट्स बढ़ते रहे, लेकिन बावजूद इसके रियल एस्टेट की डिमांड जो है वो इंटैक्ट नजर आ रही है। और ऑपरेशंस जो कॉन्ट्रैक्चुअल और मैन्युफैक्चरिंग में नजर आ रहे हैं वो भी डिमांड को काफी हद तक स्ट्रेंथ ही दे रहे हैं। और डेट रिडक्शन का स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज जो कि नजर आ रहे हैं वो डेट रिडक्शन को काफी हद तक मदद कर रहे हैं। इसके अलावा मैक्रोटेक डेवलपर्स के भी Q3 अपडेट्स फ्लैश हुए हैं जो कि काफी पॉजिटिव थे। बेस्ट एवर Q3 प्री सेल्स परफॉर्मेंस कंपनी ने देखी, जहां पर 16% की बढ़त प्री सेल्स में नजर आई। 3035 करोड़ का आंकड़ा यहां पर वैल्यू के टर्म्स में देखने को मिला। अविनाश सर, कलेक्शन भी ठीक बढ़ रहा है, रियलाइजेशन भी ठीक है, आप इस सेक्टर को कैसे रेट करते हैं और एक ऐसा शेयर जो आपको बहुत पसंद है, नाम ही बता दीजिए। इनफैक्ट देखिए रियल एस्टेट में जैसे बिजनेस अपडेट्स मैक्रो बिल्डर्स का और शोभा का आया है, हमको लग रहा है कि नतीजे तो बहुत दमदार आएंगे और अभी भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने के बाद कोई बड़ी डिमांड में कटौती आई नहीं है। तो ये ट्रेंड मेरे ख्याल से दिसंबर के क्वार्टर में तो आपको देखने को मिलेगा। और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार की इन्वेंट्री सेल हो रही है, स्पेशली अगर मुंबई मार्केट की बात करें, नॉर्थ में गुड़गांव, दिल्ली की बात करें, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे रियलाइजेशन भी अच्छी तरह से बढ़े। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि डीएलएफ पे फोकस करना चाहिए। मुझे लग रहा है डीएलएफ एक बहुत बड़ा प्लेयर है। डीएलएफ में हमको लग रहा है कि नॉर्थ इंडिया में जिस प्रकार का परफॉर्मेंस इस थर्ड क्वार्टर में आएगा काफी दमदार रहेगा। पहले से ही कंपनी ने कर्जा काफी कम किया है, अपना रेंटल इनकम भी इन्होंने बढ़ाया, तो इस स्टॉक को डेफिनेटली नजर में रखे। मुंबई मार्केट के लिए हम मैक्रो डेवलपर्स पे फोकस करेंगे क्योंकि यहाँ पे इनकी जो एक्सपोजर है वो काफी बड़ी है। तो डेफिनेटली ये दोनों स्टॉक्स में आपको अगर निवेश भी करना है, नॉट ओनली लॉन्ग टर्म बट रिजल्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसके रिजल्ट्स के पहले भी आप प्ले कर सकते हो। अच्छे खासे नतीजे आएंगे और मेरे ख्याल से कमेंट्री भी अच्छी आएगी, ऐसा अनुमान है। ठीक है अविनाश सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली बॉम्बे दोनों की बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है, डीएलएफ दिल्ली की और लोधा मुंबई की, दोनों ही कंपनीज को आप बाय करने की रिकमेंडेशन दे रहे हैं।